गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका प्रेप आइडिया में। लेके मैं हाजिर हूँ डेली के 5 खबर। आज का जो पहला खबर है वो युद्धाभ्यास से जुड़ा हुआ है, जो हमारे अलग अलग देशों के बीच में ज्वाइंट युद्धों का अभ्यास होता है। उसमें हमारे एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। तो हाल ही में अमेरिका और भारत का एक साझा युद्धाभ्यास संपन्न हुआ है जिसका नाम है पैसेज। तो आइए कुछ इसके बारे में जानकारी लेते हैं। क्या नाम था? भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था, नाम था पैसेज। ठीक है, इसकी खासियत क्या रही कि इसमें भारतीय वायुसेना और नौसेना संयुक्त रूप से अमेरिका का जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है वहां का भी जो संयुक्त सेना हो गया उनके बीच में ये था। जनरली क्या होता है, आर्मी के बीच में होता है, नेवी के बीच में होता है। इसमें संयुक्त रूप से था कि भारत की वायुसेना और नौसेना साथ में थी। कहां पे हुआ? तो तिरुवनंतपुरम के दक्षिण में पश्चिमी समुद्री तट के पास में हुआ। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच में और भी द्विपक्षीय कुछ युद्धाभ्यास होते हैं। उनमें से एक का तो नाम युद्ध अभ्यास ही है और दूसरा है व्रज प्रहरी। ठीक है, एक और होता है जिसमें भारत और अमेरिका भी होता है, साथ में 2 और देश होते हैं। 4 देशों का संयुक्त युद्धाभ्यास है। ठीक है, उसमें होते हैं भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। उसका नाम है मालाबार अभ्यास। तो ये थे भारत और अमेरिका से जुड़े हुए कुछ युद्धाभ्यास, क्योंकि ये हाल में हुआ है तो इस पे सवाल बन सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली जो हमारी खबर है टॉय हैकाथॉन से जुड़ी हुई है, जिसका कल समापन हुआ है और उसका समापन में प्रधानमंत्री खुद उन्होंने संवाद भी किया उसके पार्टिसिपेंट्स से। तो इस आयोजन को पे एक नजर डालते हैं। टॉय हैकाथॉन क्या है? इसलिए बना है आपका टॉय प्लस हैकाथॉन। ठीक है, टॉय मतलब तो होता है खिलौना, हैकाथॉन क्या होता है? एक तरह की प्रतियोगिता होती है जिसमें आपको अपना दिमाग लगा के कुछ नया करना होता है। ठीक है, एक तो स्टार्ट तो ऐसे हुआ था कंप्यूटर से रिलेटेड जो प्रतियोगिताएं होती हैं जिसमें नई नई चीजें आपको अपना दिमाग लगा के बनाना होता है, वो होता है हैकाथॉन प्रतियोगिता होती है। ठीक है, तो उससे बना था ये टर्म टॉय हैकाथॉन। ये है क्या? तो ये आत्मनिर्भर अभियान के तहत एक प्रोग्राम चलाया गया था। असल में क्या देखा जाता है कि जो बच्चे होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनका जो पहली शिक्षा जो मिलती है वो अपने खिलौनों से सीखते हैं। आजकल के बच्चे जो है वो टीवी कार्टून वगैरह से अलग अलग चीज देखते हैं, उसी से उनकी शिक्षा होती है। जो कि हमारे जो अपने पुराने हमारी जो इतनी रिच संस्कृति रही है, इतनी जो संपन्न संस्कृति रही है, हमारी जो लोक कथाएं रही हैं, उसमें अलग अलग खेलों के बारे में चर्चा होता रहा है, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं लुप्त होता जा रहा है। और पाश्चात्य सभ्यता का जो है वो के टीवी कार्टूनों के थ्रू हमारे बच्चों के मन में घर बनाता जा रहा है। और एक चीज और देखा गया कि इसका जो बाजार है उसमें भी इसका असर पड़ा है। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि लगभग एक तरह से देखा जा रहा है कि लगभग $100 बिलियन का खिलौनों का बाजार होता है पूरी दुनिया में। उसमें सिर्फ भारत का योगदान सिर्फ और सिर्फ $1.5 बिलियन है। और उसमें भी क्या है, विदेशी जो है उनका ज्यादा है। तो उसी को बढ़ावा देने के लिए कि भारत की जो संस्कृति है उसके आधार पे जो खेल है, खिलौने हैं, उनको नए दिमाग के साथ नए स्वरूप में बढ़ावा देने के लिए, ताकि एक तो बच्चों का बौद्धिक विकास भी बेहतर हो और साथ ही साथ लोगों को रोजगार भी ज्यादा से ज्यादा इसमें मिले। ठीक है, और इसमें मिलेगा तो ग्रामीण लोगों को ज्यादा रोजगार मिलेगा। ठीक है, उसी के लिए चलाया गया था। तो आत्मनिर्भर अभियान के तहत, है ना, इसमें क्या था, इसका मकसद क्या था कि भारतीय सभ्यता, इतिहास, संस्कृति, पौराणिक कथाओं और लोकाचार पे आधारित खेलों और खिलौनों के लिए अभिनव दिमाग को चुनौती देने के लिए। ठीक है, ताकि जो पुरानी हमारी चीजें हैं, संस्कृति से जुड़ी हुई, इतिहास से जुड़े जो खेल हैं, खिलौने हैं, उनको नया रंग कैसे दिया जा सके। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, इसका जो आयोजन था वो 5 अन्य मंत्रालयों के समन्वय के साथ शिक्षा मंत्रालय ने संयुक्त रूप से किया था। इसको लीड किया था शिक्षा मंत्रालय ने। ठीक है, और इसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे, पार्टिसिपेंट्स में छात्र थे, शिक्षक थे, स्टार्टअप कंपनियां थी, खिलौनों से जुड़े हुए विशेषज्ञ थे, पेशेवर थे, इन सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया और लगभग लाखों लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और इसमें उस पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने के लिए इनाम की राशि तक रखी गई थी, जो कि 50 लाख रुपए तक के इनाम रखे गए थे इस टॉय हैकाथॉन में। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हमारे जो ऊर्जा के स्रोत हैं
वो दो तरह के होते हैं, एक कन्वेंशनल, एक नॉन कन्वेंशनल, यानी कि एक पारंपरिक और एक गैर पारंपरिक, या जो नए आजकल अक्षय ऊर्जा स्रोत आए हैं वो है। ठीक है, सरकार जो है वो धीरे धीरे अक्षय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने पे प्रयास कर रही है, और इस दिशा में भारत ने एक बहुत बड़ा लक्ष्य भी रखा है कि जो अभी तक जो भारत में टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 382 गीगावाट की है। ठीक है, और भारत ने लक्ष्य रखा हुआ है आगे इसमें 175 गीगावाट सिर्फ और सिर्फ अक्षय ऊर्जा को जोड़ने का, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 100 गीगावाट तो सौर ऊर्जा से ही होगा। ठीक है, जब इतना ज्यादा इंस्टॉल होगा, जो इसको हरित ऊर्जा भी कहते हैं, जो हरित ऊर्जा के स्रोत जो इंस्टॉल होंगे, तो अलग जाहिर सी बात है कि उसके रेट पे भी, टैरिफ पे भी, यानी उससे जो पैसा लिया जाता है उस पे भी असर पड़ेगा। अब हमने उत्पादन तो धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया है, अब उससे का क्या है, लाभ जो है कंज्यूमर को मिले और उसका उत्पादन पे और जो कंपनियां हैं, जो उत्पादक कंपनियां हैं, उसको और बढ़ावा मिले, उसके लिए भारत सरकार एक योजना लेके आ रही है, एक पॉलिसी लेके आ रही है, जिसका नाम है ग्रीन टैरिफ पॉलिसी, यानी कि जो हरित ऊर्जा उत्पन्न होती है उसके टैरिफिंग करने के लिए पॉलिसी लेकर के आ रही है। उस पॉलिसी से क्या होगा, जो डिस्कॉम्स हैं, डिस्कॉम्स मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, यानी जो वितरण कंपनियां हैं, उनको कोयले जैसे पारंपरिक ईंधन स्रोतों से बिजली की तुलना में सस्ती दर पर स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति करने में मदद मिलेगी। ऑन एन एवरेज ये देखा जाता है कि जो कोयले से बिजली उत्पादन होता है उसका जो खर्च है आज के समय में लगभग प्रति यूनिट 4 रुपया 60 पैसा से लेके 4 रुपया 80 पैसा तक बैठता है। वहीं पे सौर ऊर्जा का जो एवरेज खर्चा जो बैठा है, इसमें 1.5 रुपये यूनिट तक भी पड़ जाता है, लेकिन यदि एवरेज देखा जाए, औसतन देखा जाए, तो सौर ऊर्जा का उत्पादन में लगभग 2 रुपया प्रति यूनिट का खर्चा आता है। ठीक है, और पवन ऊर्जा की बात करें तो 2 रुपया 43 पैसा। तो जाहिर सी बात है, कहां वो 4 रुपया 70 पैसा, कहां ये 2 रुपया 43 पैसा, कहां ये 2 रुपया प्रति यूनिट। तो जाहिर से अब ये क्या होगा, यदि एक ही साथ जब आएंगे, सब ये क्या करते हैं, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा सब ग्रिड पे दे दिया जाता है, वहां से डिस्कॉम्स उसको आके देती हैं, तो उसका क्या है कि अलग अलग टैरिफिंग नहीं हो पाती, वो एक ही रेट में आ जाता है। तो उपभोक्ताओं को उसको ज्यादा फायदा मिले और उत्पादकों को भी ज्यादा फायदा मिले, बढ़ावा मिले, इसलिए अलग से ये उसकी टैरिफिंग की पॉलिसी लाई जा रही है। इसका जो सिस्टम जो इसमें यूज किया जाएगा, सारे ग्रीन जो भी है, ग्रीन अक्षय ऊर्जा जितने भी है, सौर है, पवन है, या और भी जितने भी है, बायो है, वो सब के सब का एक जो है जो सिस्टम किया जाएगा टैरिफिंग का, वो एक भारित औसत टैरिफिंग सिस्टम पे होगा, वेटेड एवरेज टैरिफ सिस्टम पे होगा। ठीक है, और इसमें और क्या होगा कि जो भी कंपनियां, जो बड़ी कंपनियां हैं, जो बहुत बड़ी जिनका जो डिमांड है वो 1 मेगावाट से ज्यादा है, वो तो डायरेक्ट ओपन एक्सेस से भी जाके हरित ऊर्जा खरीद पाएंगे। ओपन एक्सेस एक तरह से खुला बाजार होता है। ठीक है, और साथ ही साथ इस पॉलिसी के अंतर्गत उनको एक और छूट मिलेगा बड़ी कंपनियों को, कि वो सीधा सीधा जो हरित ऊर्जा के उत्पादक हैं उनके साथ भी सीधा अनुबंध भी कर सकती है। ये थे हमारी ग्रीन टैरिफ पॉलिसी से जुड़ी हुई बातें। आइए बढ़ते हैं अगली खबर, जो कि बिहार से है, और वो भी कहीं ना कहीं इसी सौर ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। आइए, काफी सालों तक पिछड़े रहने के बाद बिहार में पिछले कुछ सालों में बिजली के क्षेत्र में काफी अच्छे कदम उठाए गए हैं और काफी उससे लोगों को फायदा हुआ है। उसी दिशा में एक नया कदम उठाया गया है बिहार सरकार के द्वारा, कि बिहार के तालाबों में फ्लोटिंग सोलर पैनल लगा करके, यानी तैरते हुए सोलर पैनल लगा करके उनसे सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा, जिसको कि तैरता हुआ बिजली घर भी कह सकते हैं। ठीक है, उसी दिशा में बढ़ते हुए बिहार के सुपौल और दरभंगा जिलों में नीतीश कुमार ने, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अपने बिहार यात्रा के दौरान उन्होंने इस चीज का अनाउंसमेंट किया कि बिहार के सुपौल और दरभंगा जिलों में वहां के बिजली कंपनी के कार्यालय के में जो तालाब है उसी के अंदर अभी एक पायलट प्रोजेक्ट बेसिस पे वहां पे लगाए जाएंगे। ठीक है, फ्लोटिंग सोलर पैनल, और उससे बिजली का उत्पादन किया जाएगा। आइए देखते हैं एक बार इसके नजर, ये किस योजना, किस अभियान के अंतर्गत है। बिहार में तैरता बिजली घर जल जीवन हरियाली अभियान
एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि ये किस, एक तो डायरेक्ट ये पूछा कहां से क्या है वगैरह, और किस अभियान के है, किस स्कीम के अंतर्गत आता है, तो वो भी जानना जरूरी है। और इससे जो सोलर ऊर्जा उत्पन्न होगी, सौर ऊर्जा उत्पन्न होगी, वो सीधा का सीधा ग्रिड में दिया जाएगा। तो दो तरह के सौर ऊर्जा का उत्पादन करेगा, या तो हम उसको बैटरी लगा के वहीं पे यूज कर लेते हैं, वो बैटरी वाला हो जाता है और उसको ऑफ ग्रिड कहते हैं। और यदि सौर ऊर्जा का उत्पादन करके उसका जो ऊर्जा है यदि ग्रिड को फीड किया जाता है तो उसको ग्रिड कनेक्टेड कहते हैं। तो यहां से जो बिजली का उत्पादन होगा, सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा, सीधा ग्रिड को दिया जाएगा। और सुपौल में जो तालाब है वहां से 0.52 लगभग 0.5 मेगावाट का उत्पादन होगा। और दरभंगा का जो उनका बिजली कंपनी का जो ऑफिस है उसी के अंदर एक 10 एकड़ का तालाब है और एक अनुमानतः 1 मेगावाट उत्पादन के लिए 4 से 6 एकड़ जमीन की जरूरत होती है। ठीक है, तो 10 एकड़ का तालाब है तो वहां से लगभग अनुमानतः 1.6 मेगावाट का बिजली का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये रहेगा कि जो हमें उसके लिए अलग से जमीन नहीं जुगाड़ना पड़ेगा। उसमें जो जमीन जुगाड़ने के लिए, जमीन को व्यवस्था करने के लिए जो पैसे लगते हैं या फिर बहुत सारी झंझटें होती हैं जमीन को लेने के लिए, वो सारे झंझट दूर हो जाएंगे और हमें एक तरफ से 2 मेगावाट बिहार में इससे सोलर ऊर्जा का उत्पादन हो सकेगा। और इसको जो कर रही है, जिस कंपनी को ठेका दिया गया है करने का, लगाने का, और अगले कुछ सालों तक ये बिहार को बिजली पैदा करके देगी 2 मेगावाट तक, उस कंपनी का नाम है ए एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, आइए बढ़ते अगली खबर। G20 यानी 20 देशों के समूह का एक बैठक हुआ जिसमें कि श्रम और रोजगार मंत्रियों की यह बैठक होती है इन 20 देशों की, जिसमें भारत भी एक हिस्सा है। और इस बार इसका आयोजन इटली में हुआ था और वर्चुअल मोड से किया था। ठीक है, और भारत से इस बार जिन्होंने भाग लिया वो थे संजय धोत्रे साहब और संतोष गंगवार। संजय धोत्रे मिनिस्टर ऑफ स्टेट है शिक्षा मंत्रालय में और संतोष गंगवार मिनिस्टर ऑफ स्टेट है श्रम और रोजगार मंत्रालय में। इस बैठक की जो मुख्य बिंदु थी वो थी जो कोरोना काल में जो इम्पैक्ट पड़ा है, जो असर पड़ा है, तो उसमें स्कूलों से लेकर ऑफिस तक हुए बदलाव में पे चर्चा हुई। ठीक है, साथ ही साथ जो वंचित जनसमूह है, जो वंचित है, देखो जिनके पास सुविधा है वो तो इसमें भी, इस कोरोना काल में भी अपने आप को मेंटेन रख पा रहे हैं, अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। लेकिन जो वंचित हैं उनका क्या होगा? उनके पीछे छूट जाने का जो डर है, इस पे भी बाकी देश क्या क्या कर रहे हैं, सब इस पे भी चर्चा हुई। और साथ ही साथ जो आवश्यक ज्ञान है, कौशल का जो विकास होना है, स्किल डेवलपमेंट होना है, और इससे जुड़ी हुई अलग अलग दृष्टिकोणों को विकसित करने पे भी इन 20 देशों के मंत्रियों के बीच में चर्चा हुई। तो ये था G20 बैठक से जुड़ा हुआ सारा खबर। ठीक है, कल फिर हाजिर होंगे शाम के 7 बजे लेकर के वो 5 खबर जो कि आपके एग्जाम में जरूर ही आएंगे या जिनके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। धन्यवाद।